आजादी के इस अमृत काल में हमें विक्रम साराभाई को याद करना चाहिए, अब्दुल कलाम को याद करना चाहिए, हमें नाम्बी नारायण जैसे रॉकेट साइंटिस्ट को याद करना चाहिए, शहीद विक्रम बत्रा को याद करना चाहिए। लेकिन तिरंगे के ऊपर भी आप नेता की फोटो देखना चाहते हैं, क्यों? बस गांधी का नाम है और दिल में दिखाना नेहरू का काम। अरे हम और हमारे बाप दादा तो तिरंगा जब उठाते थे, जब तिरंगा उठाने पर कोड़े बरसाए जाते थे। ऐसी कौन सी अखाड़े की पहलवानी थी भाई जहां पर 4000 करोड़ की संपत्ति खड़ी हो जाती है? साथ भी कभी बहुती की फिर से शूटिंग होनी, कैमरा देखते स्मृति जी बोलने लगी सोनिया गांधी माफी मांगो। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आजादी के अमृत पर्व में विष कौन घोल रहा है, यह मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यह किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश से जुड़ा हुआ विषय है। तिरंगे पर सियासत होगी तो सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि तिरंगा हमारे लिए कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह देश की भावना है, आन बान और शान है। इसी तिरंगे की शान के लिए हमारे वीर सपूत जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। जब दुश्मनों को धूल चटाते हैं तब भी तिरंगा लहराते हैं, और अगर शहीद होके आते हैं तब भी तिरंगे में लिपट कर आते हैं। लेकिन इसी तिरंगे पर जबरदस्त तू मैं शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने पूरे देश से अपील की और कहा कि अपनी डिस्प्ले पिक्चर पर आप तिरंगा लगाइए, तो कांग्रेस चिढ़ गई। मोदी सरकार ने तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया, लेकिन न्योता मिलने के बावजूद विपक्ष का कोई भी सांसद, कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं होता है। कांग्रेस कह रही है कि यह सब आरएसएस का एक गुप्त एजेंडा है, दिग्विजय सिंह ने कहा। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद कह रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क, कौन से कानून में लिखा है कि झंडा फहराना अनिवार्य है? ओवैसी कह रहे हैं कि देश के वजीर आजम तय कर लें कि देश का झंडा तिरंगा है या फिर भगवा। लेकिन सिर्फ तिरंगा ही नहीं, ईडी पर भी सियासी विष खोला जा रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार करने का एक गंभीर आरोप है और इसकी जांच हो रही है, तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो आज जनता के बीच इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अमृतकाल में सियासी विष, आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा देश के युवाओं के बीच में। ये सियासत का ब्लैक फ्राइडे। काले कपड़ों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे। राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च पर निकले राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। प्रियंका वाड्रा कार्यकर्ताओं के साथ पीएम हाउस की तरफ बढ़ना चाहती थी। रोकने पर वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरने पर बैठी, जिसके बाद उन्हें भी हिरासत में लेना पड़ा। केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह, गौरव गोगोई, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश जैसे तमाम नेता हिरासत में लिए गए। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। What we are witnessing is the death of democracy. That's what India is witnessing. तो राहुल गांधी, अगर आप इतना सत्य बोलते हैं तो एक बार देश को बता दीजिए आप बेल पर क्यों हैं? अगर तानाशाही इस देश ने देखी है तो कांग्रेस के राज में देखी है। मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। हालांकि बीजेपी ने इसे लोकतंत्र नहीं, परिवार को बचाने की लड़ाई कहा, और इस दावे के साथ बीजेपी के अमित मालवीय ने सलमान खुर्शीद का बयान भी ट्वीट किया। मैं अपने नेता को बचाने के लिए आऊंगा, मेरा नेता मुझे बचाता है। मैं अपने नेता को बचाने के लिए आऊंगा, मेरा नेता मुझे बचाता है। यानी बीजेपी कह रही है कि प्रदर्शन की पैकेजिंग महंगाई के खिलाफ है, लेकिन असल मुद्दा परिवार का है। और इसी बीच राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया। नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं, अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। ठीक है, हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए, 2-3 को मारा भी है।
उधर बीजेपी ने तस्वीर सामने रखते हुए आरोप लगाया कि प्रियंका वाड्रा ने महिला पुलिसकर्मी का हाथ मरोड़ा। पहले भी प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने पुलिस वाले का कॉलर पकड़ा था। सवाल है कि आजादी के अमृत काल में विष वाली सियासत क्यों हो रही है? तिरंगे से लेकर ईडी के एक्शन तक सियासत क्यों हो रही है? इसी पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। अमृत काल में सियासी विष। पार में इस समय आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें आज कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उसकी बानगी करती हैं। आज कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। जो ईडी की कार्रवाई हो रही है नेशनल हेराल्ड मामले में, कांग्रेस आक्रोश में है। इसके क्या कई बड़े कारण हैं। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आजादी के इस अमृत काल में विष की राजनीति कौन कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं आज की बड़ी तस्वीरें। आज जनता जनार्दन के बीच से यह पब्लिक डिबेट हो रही है। आज आर पार का फ्राइडे एडिशन पब्लिक के बीच से हो रहा है। लेकिन आज की बड़ी खबरें क्या है, आज की बड़ी तस्वीरें क्या है, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर हम इस चर्चा पर आते हैं। मैं अपना काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा। हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं। महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। क्या अमृतकाल में सियासी विष घोला जा रहा है? एक तरफ ईडी की कार्रवाई है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि यह अघोषित आपातकाल है। और आज इसी पर हम बड़ी व्यापक चर्चा करेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी भी आ गए हैं स्टूडियोज के अंदर, उनका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्रोफेसर संगीत रागी का। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर रागी। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है, उनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए राधिका खेड़ा का। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। और एक तरफ है राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। तो सबसे पहले आजादी के इस अमृत काल में आज की शुरुआत में जय हिंद के नारे के साथ करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप भी लगाएं जय हिंद। और इस नारे की शुरुआत में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजादी का यह अमृत काल है और इस अमृत काल में विश्व वाली सियासत कौन कर रहा है? सुधांशु त्रिवेदी सबके निशाने पे आप हैं। आप तिरंगा फहराने का आह्वान करते हैं तो कहा जाता है कि आपका गुप्त एजेंडा है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई कराते हैं तो कहा जाता है कि आप पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं। और राहुल गांधी कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी से डरता नहीं हूं। यह सब कुछ डराने के लिए, गुप्त एजेंडे के लिए है। आपके 60 सेकंड। देखिए, ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। चंद दिनों के बाद हम 75 साल स्वतंत्रता के पूरे करने जा रहे हैं। तो इस अमृत काल में निश्चित रूप से हर व्यक्ति, हर भारतीय के मन का ये भाव है कि स्वतंत्रता के अंदर अपने तंत्र में स्व की अभिव्यक्ति कैसे हो, और यदि कैसे हो तो करना है तो तिरंगे के ये तीनों रंग लगता है जैसे मन सा वाचा कर्मणा, हमारे मन में जो राष्ट्रभक्ति और भारत माता के प्रति समर्पण का भाव है उसे अभिव्यक्त करते हैं। परंतु अफसोस की बात यह है कि ये तो एक मौका था उस पार्टी के पास जो अपने को स्वतंत्रता आंदोलन का होल सोल एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर क्लेम करते हैं। उन्हें तो सबसे आगे आकर कहना चाहिए था कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में तो हम लीड लेंगे। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में आप तो ईडी का छापा डलवा रहे हैं इनके यहां पर। अब अमृत महोत्सव में यदि लोगों ने आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, नेशनल हेराल्ड का केस अपने आप में भारत का एक विचित्र केस है। सामान्यतः नेताओं पर आरोप क्या लगता है कि सरकार में आने के बाद जनता के धन से भ्रष्टाचार किया। यहां आरोप यह है कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपनी पार्टी की एक संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। और कौन संस्था? जिसके बारे में कहा था इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर स्थापित की थी, उस संस्था का अधिग्रहण करने का आरोप लगा है। यह ऐसा विचित्र आरोप है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में यह भी विचार करने का विषय है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम की बनी संस्था का क्या उसी की पार्टी के नेताओं के द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है? ठीक है, मैं राधिका खेड़ा आपका रुख करता हूं। राधिका खेड़ा, आपकी समस्या क्या है कि आपके यहां ईडी की कार्रवाई हो रही है इसलिए आप तिरंगा यात्रा में नहीं जा सकते?
राहुल गांधी और सोनिया जी से पूछताछ हो रही है, इसलिए आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर में तिरंगा सिर्फ नहीं लगा सकते, क्यों? सबसे पहली बात तो अगर ये अमृतकाल है, हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद अमृतकाल महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये अमृतकाल तक पहुंचने के लिए कितने लोगों ने विश किया था अमीश जी? गांधी जी उनमें से एक थे, वही गांधी जी जिनके लिए इनकी सांसद, अब तो ये भी संसद में है और खुद सांसद है, तो इन्हीं की कलीग कहूंगी मैं, चाहे राज्यसभा और लोकसभा का अंतर है, लेकिन वही महिला है जो गांधी जी के लिए ही अपशब्द बोलती है, वही महिला है जो इस देश के माटी के पुत्र जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी 9/11 के समय पे, क्या बोला था उसके लिए? क्या बोला था? बोला था कि मेरा क्या कहा था उन्होंने कि मैंने श्राप, हाँ जी, श्राप लगा है हेमंत करकरे जी को, अमर शहीद हेमंत करकरे। क्या इस तरीके से भारत का अमृतकाल, स्वतंत्रता दिवस का अमृतकाल मनाया जा रहा है? अरे गांधी जी से आपको इतनी घृणा है, चलिए वो तो देश की आजादी में लड़ाई लड़ रहे थे और आप वहां पे बैठ के माफीनामे लिख रहे थे, घृणा समझ आती है, लेकिन हेमंत करकरे जी से क्या इतनी दुश्मनी थी? ये कैसा अमृतकाल है जहां पे इनकी सांसद वो महिला है और आज तक सिर्फ मोदी जी उनको माफ नहीं कर पाए हैं, आज तक अपनी पार्टी से निलंबित नहीं किया है। दूसरी बात तो क्या एक सांसद की गलती के कारण, क्योंकि उस सांसद ने गलती करी, क्या उस सांसद की गलती के कारण देश को अमृतकाल नहीं मनाना चाहिए? कांग्रेस इस विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। सोनिया गांधी माफी मांगो। एक आदमी ने जो अपशब्द गलती से बोल दिया था क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं थे, किसने ये सारा हंगामा किया था? सोचा था कि वहीं पे सास भी कभी बहुती की फिर से शूटिंग हो रही है, कैमरा देखते स्मृति जी बोलने लगी सोनिया गांधी माफी मांगो। क्यों? क्या उस इंसान की गलती जो गलती मैंने स्मृति का इंटरव्यू किया, वाले वही स्मृति ईरानी, काश जो पाठ आज आपके चैनल में जो आप वही मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला सोनिया गांधी गुस्से में तमतमा गई और मुझे बोला डोंट टॉक टू मी। वही स्मृति ईरानी जो झूठ बोल रही है आपको। देखिए स्मृति ईरानी के साथ कांग्रेस पार्टी का अलग तरीके का लगाव है, मैं समझ सकता हूं। कांग्रेसियों के भी इंटरव्यू करते और वो सांसद साहिब आपको बताती किस तरीके से इनके पुरुष सांसदों ने सोनिया जी को घेर लिया था। नहीं बात करना चाहती वो, लेकिन आपने ईडी पर जवाब नहीं दिया। लेकिन देखिए सुधांशु जी, एक शिकायत कांग्रेस पार्टी की जो आपसे है, मैं आपको शिकायत बताता हूं बतौर पत्रकार। उनकी शिकायत यह है कि आप बाइक रैली में बुलाते हैं, सुबह शाम को आप ईडी का छापा डलवा देते हैं। सुबह आप कहते हैं कि आइए महंगाई की बहस में पार्टिसिपेट करिए, फिर आप कहते हैं कि ईडी आपके घर जाएगी, फिर आप पुलिस लगवा देते हैं। अब ये प्रदर्शन ना करें, सड़क पर ना लेटे तो क्या करें बताइए? हाँ बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए पहला तो राधिका जी ने गांधी जी पर इतना भारी प्रवचन दिया, मगर राहुल गांधी ने जो डीपी लगाई उसमें गांधी थे कि नेहरू थे? बस गांधी का नाम है और दिल में दिखाना नेहरू का काम है, ये इनकी हकीकत है। ये दिख गया कि परिवार ही दिखेगा, गांधी तो सिर्फ नाम के लिए। मेरे सवाल का जवाब आप दूसरी सुबह बाइक रैली, शाम को ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर। एक मिनट, इन्होंने कहा कि सोनिया जी के लिए कहा गया कि वो माफी मांगे, गैर हिंदी भाषी थे इसलिए उनसे गलती हो गई। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टियों के वालों को कहना चाहिए, सोनिया जी को कहना चाहिए था अधीर रंजन चौधरी से, मैं तो इटली भाषी थी, मैंने तो 30 साल तक कभी हिंदी नहीं पढ़ी थी, मैंने सीखकर ऐसी गलती नहीं की कि पति को पत्नी बोल दिया हो। तुम कैसे कह सकते हो दिल्ली में इतने साल रहने के बाद बंगाली भाषी होके कि मैं गैर हिंदी भाषी था? इसे कहते हैं बचकाना और वाहियात बचाव का करने का तर्क। अब आइए ईडी के ऊपर। यहां मैं कहना चाहता हूं, यह नेशनल हेराल्ड का केस कब शुरू हुआ? हमारे जमाने में शुरू हुआ क्या? अक्टूबर 2013। किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। कहां से शुरू हुआ? किसी सरकारी एजेंसी ने शुरू किया? न दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दाखिल हुई और उसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, इसलिए शुरू हुआ। जो इनको बेल लेनी पड़ी वर्तमान अध्यक्ष सोनिया जी को, पूर्व अध्यक्ष राहुल जी को, किसके कहने पे? दिल्ली हाईकोर्ट के कहने पे। अब बताइए साहब, शुरू हुआ आपके जमाने में, कोर्ट से कहने पे आपको बेल लेना पड़ रहा है। ईडी ने बुलाया आपके जमाने में, पर ईडी ने बुलाया आपके जमाने में। अच्छा ये बताइए, कोर्ट के निर्देश पर ही तो ईडी काम कर रहा है ना। और यहां पर एक और मामले में बड़ा बेहतरीन मामला है भारत के इतिहास का। जिस संस्था के पास 3000 करोड़ से अधिक की संपत्ति हो, वो 90 करोड़ रुपए के कर्जे में बिक गई, डूब गई 90 करोड़ के कर्जे में, जिसके पास 3000 करोड़ की संपत्ति थी। ये किसके गले के नीचे उतरता है समझा जा सकता है। ईडी का जो मामला है, नेशनल हेराल्ड का जो मामला है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टीकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है।
और जहां तक ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकल विश बीजेपी क्रिएट कर रही है, लेकिन ये सब कुछ तो कोर्ट निर्धारित हुआ। कोर्ट ने जब आपको प्रोटेक्शन नहीं दी, आपको बेल लेना पड़ा, जांच में रोक नहीं लगाई। क्या आपको लगता नहीं है कि आप लीगली इसको फाइट करिए? दो चीजों का जवाब दूंगी, लेकिन आप इसको पॉलिटिकली फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो एक बचकाना और वाहियात तरीका जो यहाँ पे देखने को मिला इस चीज से बचने के लिए कि गांधी जी का अपमान क्यों हुआ, हेमंत करकरे का अपमान क्यों हुआ। अगर हमने नेहरू जी जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री, इनके भी पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे, जैसे मोदी जी आज मेरे प्रधानमंत्री है और मैं कहती हूँ हैं क्योंकि इस देश की जनता ने उनको चुना है, वो मेरे भी प्रधानमंत्री है। वही नेहरू जी इन्हीं के और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। आज जो यहाँ पे कैमरा है वो हमारी वजह से, क्योंकि अटल जी तो झोटा बुग्गी लेकर गए थे पार्लियामेंट में और कहा था ना कैमरा आएंगे ना कंप्यूटर आएगा ना मोबाइल फोन आएगा। आज अगर ये डिबेट और ये व्हाट्सएप जो इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिससे ये मालविया साहब के फेक वीडियोस भेजते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारी वजह से कांग्रेस ने दिया है। 1 मिनट, नेहरू जी किस तारीख को प्रधानमंत्री बने थे? बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको वो भी जवाब दे दूंगी। नहीं, पहले जवाब तारीख बताइए, जवाब नहीं, हमें तारीख बताइए। अगर मैं ये बता दूंगी नेहरू जी किस तारीख को प्रधानमंत्री बने थे, आप ये बताएंगे हेमंत करकरे को अपमानित करने वाले, ठीक है, पहले उसका भी जवाब देता हूं। क्यों पहले ये बताइए, आज भी क्यों इनके सांसद बने? मैं जवाब देता हूं, सुनिए। नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो बने थे सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा शपथ दिलवाकर क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ लेकर यूनियन जैक झंडे के नीचे आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे। गजब। और नेहरू जी को देश की जनता ने चुना था। कांग्रेस की सारी कार्य समिति ने सिफारिश की थी पटेल जी के, गांधी जी की अनुकंपा पे बने थे, उनके नाम की छांव लेके बने थे। और मैं एक और बात कहूं, इंदिरा जी को क्या देश ने चुना था? ना। क्या पार्टी ने चुना था? ना। इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में बनी थी। राजीव गांधी जी को किसने चुना था? देश ने चुना था? ना। इंदिरा जी की दुखद मृत्यु के बाद उपजी हुई सहानुभूति लहर के लिए बने थे। और नरसिम्हा राव जी कैसे बने पता है। और फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि सोनिया जी के त्याग के कारण एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। देश की जनता को सबको पता है, इसलिए आज तक इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी। जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले सारे देश ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, नेता बन के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन के नेता नहीं। ठीक आई टेक ऑब्जेक्शन। आपने जब इस शुरुआत करी प्रोग्राम की, आपने क्या कहा था? आप देश के स्वतंत्रता के बारे में बहुत अच्छी चीजें बोल रहे थे और आपने जय हिंद से अपना प्रोग्राम की शुरुआत करी। और ये यहाँ बैठे जय हिंद जो हम बोल रहे थे, इस देश के एक एक वोटर की आज उन्होंने इतनी बुरी बेइज्जती करी है आपके चैनल पे, और ये कह के कि क्यों चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, क्योंकि चुना हुआ तो सिर्फ मोदी जी को है और अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इससे पहले आज तक इस देश के कोई भी प्रधानमंत्री रहे, वो इस देश की जनता ने नहीं चुना है। तो आपने स्वयं देश की जनता को ही चांटा मार दिया। कितनी बेइज्जती करोगे देश की जनता की? कैसे बने थे? पहली बार अटल जी आपके बीच में सुन के आए। पटेल जी की इन्होंने चर्चा करी, ये भी बताते कि पटेल जी ने इन्हीं के आरएसएस, इनके संगठन को बैन किया, वही संगठन जिसने 52 ईयर्स ना राष्ट्र ध्वज को अपने वहां पे होइस्ट किया। और आज भी आरएसएस के ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, और ना ही मोहन भागवत जी ने डीपी नहीं बदली है। उनको इतनी तकलीफ क्यों है देश के तिरंगे से? अच्छा, मैं एक सवाल को मैं ओपन करता हूं। अब मैं राजकुमार भाटी के पास जाता हूं और प्रोफेसर रागी के पास जाता हूं। राजकुमार भाटी, आप देख रहे हैं इस अमृत काल में सियासी विषय इस तरह का है कि अगर ईडी कार्रवाई करती है और अगर वो कार्रवाई गलत है तो कोर्ट उसको रोकेगा। अगर तिरंगा बाइक रैली होती है तो उसको लेकर भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। क्यों? क्या भरोसा खत्म हो गया नेताओं का आपस में? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स तो इस पे कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस देश की तिरंगा हमेशा शान रहा है, जन जन की शान रहा है। मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, झोपड़ियों पर भी तिरंगे लगाए जाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को। छोटे छोटे मोहल्लों में, झुग्गियों पर, सब जगह गरीब लोग दुकानों पे लगाते हैं, अपनी दुकानों के सामने रोलियां बनाई जाती हैं 3-3 रंग की,
सब सम्मान करते हैं तिरंगे के लिए, और इस तिरंगे के लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी है। लेकिन ये जो सवाल करते हैं कि कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है, कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, ये अब बीजेपी कर रही है, हर किसी से कर रही है कि हम तो तिरंगा उठा रहे, तुम तिरंगा नहीं उठा रहे। अरे हम और हमारे बाप दादा तो तिरंगा जब उठाते थे, जब तिरंगा उठाने पर कोड़े बरसाए जाते थे, जब तिरंगा उठाने पर गोलियां मार दी जाती थी, जब तिरंगा उठाने पर जेल में डाल दिया जाता था, और उस समय आप तिरंगे के विरोध में थे। आप कह रहे हैं कि ये तिरंगा नहीं फहराते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी गलती सुधारी। एक सेकंड, गलती सुधारी है, एक सेकंड मुझे मैंने बोलने दीजिए। गलती सुधारी, अपना आप लोग जो कह रहे हैं आपके अकॉर्डिंगली इन्होंने अपनी गलती पाप सब कुछ सुधारा है, ये अब तिरंगा फहराने लगे हैं। लेकिन अगर ये तिरंगा फहराने लगे हैं तो आपको तिरंगा बाइक रैली में जाने से किसने रोका था? कितने सांसद गए थे? किसकी बाइक रैली थी? सांसदों की, सांसदों की बाइक रैली में जाएंगे, सब सांसदों की बाइक रैली थी। इन्होंने कहा है कि 3 दिन तिरंगा फहराएंगे, हमारी पार्टी 6 दिन फहरा रही है, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। आपका सांसद कह रहा है संविधान में जरूरी थोड़ी है तिरंगा फहराना। का हर कार्यकर्ता अपने घर पर प्रोफेसर रागी, फहराएगा, 6 दिन तक ये पार्टी का आदेश है। प्रोफेसर रागी, अमृत काल में ये विश्व वाली पॉलिटिक्स हो रही है, कांग्रेस तो सड़क पर है, कह रही है कि हमारे नेताओं को अगर ईडी बुलाएगी तो हम जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, जैसे हम लगातार कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। देखिए, एक मिनट पूरे में बोल लेने दीजिए आप। ये मूलतः कांग्रेस इटालियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल मत कहिए इसे। एक इटली की नेशनल थी जो भारत की नेशनल जो भारत के जो सिटीजनशिप है बहुत बाद में ली, और वो आकर के इस देश का नेतृत्व करना शुरू कर दी कांग्रेस पार्टी का। तो उनके मन में न इस देश की संस्कृति के प्रति कभी भाव रहा, न इस देश की सभ्यता के प्रति कोई ऐसा भाव रहा। वो शुरू से ही इस सत्ता के ये जो लाशा होता है ना, उससे हमेशा चिपकने की कोशिश करती रही। बार बार ये कहा जाता है कि आप आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया, शायद इन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्यों नहीं फहराया वैसे? सुन लीजिए मेरी बात, सुन ले, दोनों बातों का मैं बात बहुत गंभीरता से आज जवाब दूंगा। देखिए, आरएसएस शुरू से ये मानता रहा था कि इस देश का जो राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए वो भगवा होना चाहिए। भगवा इसलिए कि भगवा, प्लीज देखिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ये बदतमीजी मत कीजिए, नहीं बदतमीजी मत कीजिए। आप चेंज हो गया, सुन लीजिए मेरी बात, हम सबका जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए, बीच में आप मत बोलिए, नहीं मैं बीच में सुन लीजिए। इसलिए इस देश के नौजुवक हैं सारे लोग, भगवा हमारी देश की सनातन संस्कृति का प्रतीक रहा है। चाहे वो महाभारत काल हो, चाहे भगवान राम का ध्वज हो, चाहे वो अर्जुन का ध्वज हो, हनुमान जी का ध्वज हो, ये हमारा प्रतीक रहा है। उसके प्रति एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत हमारी रही है। और मैं एक और बात बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर भी इसके बारे में चाहते थे, लेकिन उन्होंने हम कहा था कि मैं जाऊंगा और दिल्ली एयरपोर्ट पर आना, तुम लोग इसके लिए प्रदर्शन करना, लेकिन हमको पता है ये नेहरू होने नहीं देगा। ये मुझे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, एक बात मुझे बताइए, वो लोग भगवा ध्वज के बारे में वो लोग आज कहते हैं, आपको पता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आजादी के अमृत काल में अगर ये बात करेंगे प्रोफेसर रागी, आई एम सॉरी टू से, तो ये सही मायने इसके नहीं निकाले जाएंगे। फिर तो ओवैसी सही कह रहे हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात, फिर तो कांग्रेस सही कह रही है। नहीं, सुनिए, मैंने आपको उसकी एक इतिहास का पहलू बताया। दूसरा पक्ष ये है, भारत को तोड़ने के हस्ताक्षर संघ परिवार ने नहीं किया था, नेहरू के हस्ताक्षर हैं। इस भारत मां को टुकड़े करने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नेहरू का हस्ताक्षर है, समझे? दूसरी एक और बात जोड़ देता हूं, एक और बात जोड़ देना चाहता हूं। इनको शायद जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे और उससे पहले कर ही नहीं सकते थे, इनको जानकारी नहीं है। तिरंगे पे मैं बात बताना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत में तिरंगे के साथ क्या हुआ। याद करिए, हमारी मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी, कर्नाटक में हुबली में जाके तिरंगा फहरा दिया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक में कांग्रेस की पुलिस ने भेज दिया। याद करिए, इस देश में 10 साल ऐसे रहे हैं, 1988 से 1998, जब श्रीनगर में लाल चौक पर गवर्नर झंडा नहीं फहरा पाता था, तब इन लोगों को शर्म नहीं आई। और जब हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी गए, जिस यात्रा के संयोजक युवा नेता के रूप में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया कि झंडा फहराने कैसे जा रहे हो श्रीनगर पे। और तो और अभी 2011-12 में जब हमारी युवा मोर्चा ने यात्रा निकाली थी, अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तब सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, अनंत कुमार जी और अनुराग ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया कि झंडा फहराने नहीं जा सकते।
आज आके झंडे पे झंडारोहण कर रहे हैं, वही मानसिकता। लेकिन ये इनका सत्ता में ये कह रहते रहे हैं हैं। हमारे अब झंडे में दूसरा। पंडित नेहरू रहेंगे। ये कह रहे हैं हमारे झंडे, हमारे तिरंगे झंडे के साथ पंडित नेहरू रहेंगे। 10 सेकंड में इसका जवाब। इनके लिए तो सब कुछ पंडित नेहरू ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक और भी हम फैक्ट है। नहीं, पर पंडित नेहरू के बिना आप तिरंगा नहीं फहरा सकते। नहीं, क्यों सुनिए पंडित तो। नेहरू जी की फोटो के साथ तिरंगा लहराने में तकलीफ है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं तिरंगा क्यों नहीं? महात्मा जी को तो अभी तिरंगे से ही जी, जी, तकलीफ जी। है। अभी इन्होंने एक बात कही, सावरकर जी के प्रति इनके मन में बहुत आक्रोश था और नेहरू जी के प्रति अगाध निष्ठा। मैं सिर्फ दो बात बताना चाहता हूं। सावरकर जी को जब 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, काला पानी सजा हुई 1910, जाके चेक कर लीजिएगा, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। दूसरा, उसके बावजूद सावरकर काला पानी में जाने लायक थे और नेहरू जी लॉर्ड माउंटबेटन के परिवार के साथ अत्यंत मधुर संबंध के साथ दोस्ताना रहते थे और स्वतंत्रता का संग्राम वो लड़ रहे थे जिनकी दोस्ती थी, और स्वतंत्रता का संग्राम वो नहीं लड़ रहे थे जो काला पानी में थे। एक मुझे बताइए, मैं अब एक कहता हूं कि इस आजादी के अमृत काल में ऐसा लगा बीते हफ्ते, ये जो हफ्ता जा रहा है, इसमें ऐसा लगा कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस आ गई, कांग्रेस दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पता लगा कि कांग्रेस अध्यक्षा की, राहुल जी की सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन आपके यहां शोर मच गया कि कुछ और ही होने वाला है। ऐसा क्यों? सोनिया जी के घर को एक छावनी में बदल दिया। क्या सोनिया जी और राहुल जी को अपने कार्यकर्ता से डर है? हो सकता है इनको अपने कार्यकर्ता से डर होता हो, क्योंकि जो वादे किए थे, झोला लेके मोदी जी आए थे, आज तक 2 करोड़ नौकरी युवाओं को नहीं मिली। तो मैं बाकी लोगों का भी रुख करता हूं। सुधांशु चतुर्वेदी जी, ये क्या पुलिस क्यों भेजी जा रही है? इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे परिवार को सिक्योरिटी जानते कौन सी है? Z+ विद ASL, जो आपने उनकी हटा दी थी। नहीं, एसपीजी हटी थी। एसपीजी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है, उसके बाद सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है Z+ नहीं, Z+ विद ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। यानी आप जहां जाएंगे पहले वहां टीम पहुंच के उसको सैनिटाइज करेगी, जिस रास्ते से गुजरेंगे वो भी रहेगी, जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। और इनसे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आर पार। ईडी की अगर रेड पड़ी तो आप कांग्रेस जो हमेशा नॉन वायलेंस का उन्होंने प्रचार करा है, तो अब वायलेंस पे क्यों उतर आई है? हमने कोई वायलेंस नहीं किया। और सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? सड़कों पे उतर आना कोई वायलेंस तो नहीं सड़कों पे वायलेंस, अगर गाड़ियां वाड़ियां जलाइए आप सब। पहली बात मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे एक माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस डरती है, वो ईडी की कार्रवाई से बचना चाहती है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता अपने लीडरशिप के लिए बाहर आ रहे हैं। सड़कों पे क्यों नहीं आएंगे? आपके घर। लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत की न्यायपालिका के सम्मान का अपमान है। कांग्रेस के इस कृत्य की हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण कर रही है, मुझे लगता है कोई भी भारत का आस्थावान व्यक्ति कांग्रेस के इस आचरण का समर्थन नहीं कर सकता है। यह राम भक्तों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। में बाहर नहीं आएंगे। दूसरी बात बिल्कुल मैं मानती हूँ और मैं कहती भी हूँ। दूसरी बात मैं कोर्ट से राहत मिली आपको? ना कोर्ट से राहत मिली आपको? हाँ या ना बोलिए। कार्रवाई चल रही है। कोर्ट से आप कोर्ट गए थे? आप कोर्ट गए थे मैडम? आप लोग कोर्ट से राहत नहीं मिली? अमित शाह साहब इस देश के गृह मंत्री क्या थे? बताइए क्या शब्द था?
बताइए क्या थे? निर्णय आ चुका है। पर वक्त लगा ना, तो शब्द वेट क्या था? करिए, कोर्ट ने वर्ड नहीं यूज वेट किया था करिए, या आपने यूज किया वेट था? करिए। कोर्ट ने वर्ड नहीं यूज किया वो था। एक लीगल टर्म है। समझ के बोलना सब चाहिए। बताइए, मैं बिल्कुल नहीं चौकीदार करती। चोर है के लिए माफी मांग चौकीदार चुके हैं। चोर है के लिए माफी माफी नहीं मांग मांगी थी। चुके हैं फिर कि बोलूंगी, कोर्ट को गलत इसलिए- इंटरप्रेट किया था। इसलिए बोल दिया था कि हमने, उन्होंने कोर्ट शब्द इस्तेमाल कर दिया था, तब भी बोलते हैं। हाँ, आज तो भी तब बोलती माफी हूँ। मांगी पड़ी थी ना राहुल गांधी को। चौकीदार कि चोर कोर्ट ने है। कह जब दिया जब माफी मांगी लेकिन पड़ी थी ना, अब तो कोर्ट ने अमित कह जी, दिया। अमित कोर्ट जी, जब मुझे राहुल 30 जी ने सेकंड बोला था चाहिए। चुनाव के दौरान कि चौकीदार अमित जी। चोर है, अब तो कोर्ट ने कह दिया। फिर माफी मांगनी पड़ी थी। सवाल 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 इधर आइए, इधर आइए। क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन मैम से है। अभी आपने बोला कि कांग्रेस, सारे सवाल कांग्रेस से ही हुए। सवाल आपने अभी बोला कि गलत, अरे सवाल तो सुनने दीजिए। आपने अभी बोला कि गलत तरीके से फंसाया गया है, तो आपके पास है कोई एविडेंस कि इसको गलत तरीके से, मतलब कि कांग्रेस को फंसाया जा रहा है, जिस पे आपने ऐसे वो बोल कह रहे एविडेंस है तो आप रखिए। एविडेंस कोर्ट के सामने और ईडी के सामने पेश किया जा रहा है, कार्रवाई चल रही है, और मैं ना इसके लिए प्रतिबद्ध हूं और ना मैं लायबल हूं कि कोई भी चीज मैं यहाँ पे जनता के सामने, टीवी के सामने मानती हूं कि आजकल हर न्यूज चैनल में जो डिबेट होती है वो एक मूट कोर्ट का काम करती है। अरे, लेकिन जो हम चीजें एक- कोर्ट में है, एक कोर्ट और मिनट। न्यायालय को जी, सुप्रीम एक- मैं मानती हूँ। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानती हूँ, न्यायालय को सुप्रीम मानती हूँ, और जो चीजें कार्रवाई हो रही है वहां पे होने दीजिए। हम हर अमीश, कार्रवाई ज्वाइन कर अमीश, रहे हैं। 50 घंटों से ज्यादा कार्रवाई हुई, हमने अमीश, ज्वाइन करी। कई है। दिन अमीश, कार्रवाई करी, अमीश, हमने ज्वाइन करी। देखिए, हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, सुधांशु आप जी, लोगों एक का डर सेकंड, है। इनको सुधांशु जी। सबसे बड़ा डर इस बात का है कि मिलेगा कुछ नहीं, सच सामने आएगा। लेकिन मैं बार-बार सुधांशु, एक सवाल इसलिए खड़ा होता है, आजादी का ये अमृत काल है, इस पर चर्चा होनी आज जरूरी है। तिरंगे की पर हम बात कर रहे हैं। तिरंगे पे मेरा ऐसा मानना है सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर तिरंगे को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक होंगी और एक दिखेंगी, ये आजादी के अमृत काल में उससे बेहतर चीज कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि तिरंगे को लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। लेकिन दूसरा पॉइंट, ईडी की कार्रवाई जब हो रही है तो वो एक तरफा क्यों हो रही है, इस बिल्कुल, पर आपने सवाल बहुत खड़ा वाजिब होगा। सवाल किया है और ये कहा जाता है कि गलत है इनके हिसाब से। तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। यंगर जनरेशन यहां बैठी है, इन लोगों को नहीं ध्यान होगा, इन लोगों के जन्म से पहले की बात होगी। ढांचा गिरने के बाद संघ पे प्रतिबंध लगाया था कांग्रेस की सरकार ने, 90 दिन में कोर्ट से खारिज हो गया था। ढेले भर का कोई सबूत नहीं था। अरे बाकी छोड़ो, बजरंग दल तक पे से आपने जो प्रतिबंध लगाया था वो कोर्ट से खारिज हो गया था। अब आपको बताता हूं, हमारे ऊपर आपने जय बार आरोप लगाने का प्रयास किया था। इन्होंने हमारी जिन नेता का नाम बताया था, नाम के साथ बोल रहा हूं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनसे पूछिए 2006 में केस दर्ज हुआ, 2014 मई तक इनकी सरकार रही, चार्जशीट नहीं फाइल हो गई। नहीं सुनिए तो सुनिए, अरे भाई मेरी बात तो सुनिए। बास्केटबॉल, अरे भाई बात और देखिए, अन्य मैं disturb प्रोग्राम नहीं में कर रहा। पार्टिसिपेट इनसे पूछिए चार्जशीट फाइल कर पाए थे? सुनिए, चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए क्योंकि ढेले भर का सबूत अच्छा है, नहीं था। झूठी महिला के बारे में जितने बोल भी रहे हैं। आपने हिंदू आतंकवाद के केस किए, और अद्भुत भाई देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में हमको बता रहे हैं। अरे ये बताइए, इन्होंने शहीद हेमंत करकरे का नाम लिया। यूपीए की सरकार कहती है कि 26/11 का हमला किसने कराया? पाकिस्तान ने कराया, हाफिज सईद ने कराया, और इनके नेता ने कहा आरएसएस ने कराया। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है अपनी सरकार का? और सब चुप। अब ये बताइए, इतना ही नहीं, उस हाफिज को हाफिज साहब कहा, व्यक्तिगत बयान है। ओसामा जी, व्यक्तिगत बयान है। इशरत बेटी, व्यक्तिगत बयान है। अफजल गुरु, हालात का मारा, व्यक्तिगत बयान है। याकूब मेनन, जुडिशियल किलिंग, व्यक्तिगत बयान है। और हम लड़ रहे हैं, और उससे बड़ा शहीद हेमंत करकरे क्या अपमान हो सकता है? इनके नेता दिग्विजय सिंह ने यह कह दिया कि मुझको हेमंत करकरे ने खुद यह बताया था। अब वो दुर्भाग्य से जीवित नहीं है बताने के लिए, अन्यथा उनके ऊपर प्रॉब्लम हो जाती कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी का अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार का हिस्सा नहीं है, उसे गोपनीय जानकारी कैसे दे रहा है? इससे बड़ा अपमान उनकी शहादत का क्या हो सकता है? उनकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपके ऊपर या आपके नेता के ऊपर कोई ईडी की कार्रवाई है? जवाब है नहीं। एक सेकंड, आप क्योंकि ये कह देना पूरे विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है, ये गलत होगा कहना। क्योंकि बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या कार्रवाई होगी? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर शिवसेना उद्धव गुट हो, संजय राउत पर आज तो मतलब बहुत कुछ हुआ वहां पर भी, क्या आपको लगता है कि जहां कुछ है, जहां धुआं है, जहां आग है, वहीं तो धुआं निकलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो अखिलेश जी की सरकार के 2 शानदार काम थे, गोमती रिवर फ्रंट और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दोनों की सीबीआई से जांच कराने के लिए संस्तुति की थी। और राइट संस्था ने इस एक्सप्रेसवे की जांच की, और उसकी रिपोर्ट में पता आपको क्या है? ये गुणवत्ता से बेहतर एक्सप्रेसवे बना है, और लागत से कम में बना, और कम समय में बना है।
इसी तरह उसमें भी गोमती रिवरफ्रंट में भी कुछ नहीं निकला। इसका नहीं मतलब नहीं, पक्षपात फिर करो, गलत है। आप करते नहीं, क्या? नहीं, फिर जब पक्षपात करो, रिपोर्ट दो आ में से एक बात कोई मान लीजिए। धांधली मिली नहीं, दोनों नहीं, तो कोई फिर- धांधली तो मिली नहीं। इसका मतलब जबरदस्ती और नहीं, धांधली जब इन्हें- होगी तभी होगा ना, हाँ, तो मान लीजिए। हाँ, बस, जब आपको धांधली नहीं मिली तो आप शांत हो गए। तो लेकिन दूसरी बात यह जो आपने अभी कहा, अगर 6 दिसंबर की घटना पर, अयोध्या की घटना पर आप इतने गौरवान्वित हैं तो आपके मैंने मुख्यमंत्री, कहा प्रतिबंध लगाया और आपके चारों मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में गीता की सौगंध खा के क्यों कह रहे थे कि इसमें बहुत मेरा अच्छा कोई हाथ याद नहीं दिलाया, है? बहुत और अच्छा याद और दिलाया। मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और सारे नेता कोर्ट में कह रहे थे कि हम तो रोक रहे थे लोगों को, हमारे कहने से रुके नहीं लोग। या तो आप एक पक्ष में रहिए, हाँ, बिल्कुल। या तो कहिए कि हमने उन्होंने वो काम रोकने का किया। प्रयास आप कह रहे हैं- या तो मैं- आप गर्व करते जी, हैं। जी, जी, बहुत सुधांशु। अच्छा याद दिला दिया। 6 दिसंबर 92 के बाद जानते हैं क्या हुआ था? दो नेताओं ने, इनके नेता मुलायम सिंह यादव जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे 93 में कहा था हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। बताइए आज आप उनके स्टैंड पे कायम हैं? अब तो इस आपके वर्तमान अध्यक्ष उनके समाजवादी बेटे और पार्टी इनके का- नरसिम्हा राव जी ने समाजवादी बतौर पार्टी का शुरू से प्रधानमंत्री कहा। स्टैंड रहा है। एक मिनट पूरी अब बात आपने सवाल पूछा तो जवाब तो सुन लें। आज है कायम एक ही है। वाक्य में बोल देता एक हूं। बात कायम है शुरू आज। के दिन से स्टैंड रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हम उसके नहीं, साथ हैं। हाँ, शुरू ये के तो दिन नहीं, से। मुलायम सिंह ने बोला था। बाबरी मस्जिद शुरू के दोबारा दिन से। तामील। अब सुनिए, और हम मजे की सुप्रीम बात कोर्ट के सुनिए, फैसले के एक साथ मिनट, हैं। एक मिनट पूरी बात कर लूं। और श्री पीवी नरसिम्हा राव ने भी कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। और मजे की बात जानते हैं क्या है? अरे भाई दोनों तामील कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से दोनों काफिर हैं और काफिरों को तो मस्जिद तामील करने का हक ही नहीं है। पर खाम में बेगानी शादी में अब्दुल्ला अरे सर, वो तो इस हम देश के तामील अंदर, करेंगे, हम इस तामील देश के करेंगे। अंदर, इस और देश दोनों के से अंदर जो पूछिए, रोजा आज नहीं उन्होंने रखता कायम था है। वो कहेंगे इफ्तारी नहीं, देता आप तो था। राम मंदिर के साथ इस देश की सियासत का तो वो हाल था इस देश के अंदर, क्योंकि अमृतकाल में बात हो रही है। इस देश में ऐसा हाल था जो रोजा नहीं रखता था वो इफ्तारी देता था और इफ्तारी करता भी था। मतलब मैं व्रत नहीं रख रहा, मैं उपवास नहीं रख रहा, लेकिन मैं उद्यापन कर रहा हूं। मैं व्रत नहीं रख रहा लेकिन मैं उद्यापन कर रहा हूं। ये एज सिंपल एज दैट ब्रैट की बात थी। आने वाला रोजेदार होता था ना, आने वाला रोजेदार होता था, खामखा का रोजा अफ्तार लेकिन होता था। अमीश जी आप आधा सच बोल के बहुत ठीक है, एक खतरनाक सेकंड, बात एक कह सेकंड। अब देते मैं हैं। कुछ पॉइंट एक सेकंड, एक बाइट चलाना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हमें एक साक्षात्कार दिया जिसमें हमने ईडी को लेकर उनसे एक बड़ा सवाल किया। उनका जवाब क्या था, आइए सुनते हैं। वो तो कहते हैं कि मोदी जी डरते हैं उनसे, इसलिए ईडी भेजते हैं उनके घरों पर। यहाँ पर आप कहते हैं प्रताड़ित कर रही है ईडी, वहाँ आप ईडी से कह रहे हैं सॉरी आज बिजी हैं कल आएंगे। कल भी बिजी हैं, परसों देखी जाएगी। और जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं भाई लंच आवर है, मुझे घर जाके खाना खाना है। संभव है क्या? लेकिन अशोक गहलोत ने भी एक बात भी बोली, उन्होंने बोला कि घर जाके पूछताछ किसका करनी घर? चाहिए थी। कौन सा घर? सोनिया जी के घर पे। वो सोनिया जी का घर नहीं है, मैं माफी चाहती हूँ गहलोत साहब, फिर वो भी मुझसे उम्र में बड़े हैं। वो घर हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का है। राधिका जी, आप कह रही हैं कि ईडी जो है वो द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। स्मृति ईरानी से हमने सवाल पूछा और राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हम मोदी जी से डरते नहीं है। बीजेपी कह रही है हम तो डराने का प्रयास भी नहीं कर रहे। स्मृति ईरानी ने बोला मेरे ही साक्षात्कार में, उन्होंने बोला कि ईडी ने तो जब सोनिया जी ने बोला मैं नहीं आ सकती, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब बोला हम नहीं आपको बुलाते। फिर बोला मुझे लंच ब्रेक चाहिए तो लंच ब्रेक भी दे दिया। क्या आपको लगता है कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, लेकिन इसका लाभ भी आपको नहीं मिल रहा? 3 बातें कहना चाहूंगी, उम्मीद करते हैं मुझे समय मिलेगा। जी। यहाँ पे जब बात हो रही थी, आप माइक लेके यहाँ खड़े थे, तो सुधांशु जी तिरंगे के झंडे के अंदर, क्योंकि तिरंगे के ऊपर डिबेट है इसलिए वापस उस पर लेकर आऊंगी, इसका भी जवाब दूंगी। अमृतकाल में सियासी विश्व पर डिबेट है। तिरंगे के ऊपर बात हो रही थी, इन्होंने बताया हमारे झंडे में जो रंग है वो किस किस चीज का प्रतीक है। लेकिन आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्यों आप मानते भी होंगे इसलिए आपने बताया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप बिल्कुल जब मानते नहीं होते तो कहते नहीं। लेकिन मैं फिर आरएसएस की बात पे जाऊंगी जो उन्होंने खुद अपने मुखपत्र में कही, और उन्होंने कहा झंडे के जो रंग है वो अशुभ है, अशुभ है। वो इस देश के झंडे को तब से अशुभ मानते हैं। ये मैंने अपनी बात क्लियर कर दी। अब बात आते हैं कि ईडी के ऊपर स्मृति ईरानी जी को किसने बताया कि सोनिया गांधी जी ने लंच के लिए समय मांगा नहीं मांगा? अभी ये बात कर रहे थे कि ये बहुत ही सोचने की बात है कि कैसे दिग्विजय सिंह जी को कुछ पता चला है, किसने कैसे बोला। स्मृति जी को कौन बता रहा है कि ईडी के अंदर क्या हो रहा है? क्या लंच करने घर गई थी ना, लंच करने के लिए क्या पता ईडी पूरे देश ने देखा। ये तो कह रही है सोनिया जी ने समय मांगा। किसने कहा सोनिया जी ने समय मांगा? ईडी क्या खास तौर पे स्मृति जी को जाके एक एक खबर दे रही है? क्या दे रही है? क्या उनके पास वो हक है कि एक महिला बाल विकास मंत्री होने के नाते जब जब इस देश में क्राइम होता है, जब जब उत्तर प्रदेश की सांसद है वहां की बेटी के साथ रेप होता है तो ये चुप्पी साध देती है? लेकिन अब ईडी जाके इनके कान में बता दीजिए कि सोनिया जी ने वक्त मांगा था खाना खाने के लिए, हमने दे दिया। ये कहेगा मजाक हो रहा है? बड़ी परेशानी चीज है। मीडिया को किसने बताया? आपकी सरकार में चूक है, आपका
पिंजरे का तोता लेकिन अब तो जाके ये भी मीडिया आ को गया बता मीडिया के रहा है। अंदर। मीडिया मैडम को मैडम किसने क्योंकि बताया? मीडिया की बात हुई, क्या मुझे आना मीडिया को पड़ेगा, बताया जा मुझे सकता आना पड़ेगा। मीडिया में अब तो एक और बात आ गई है सूत्रों के वाले से, ईडी के सूत्रों के वाले से। वो ये सूत्र कौन है पहले ये बताइए। मैडम जो सीडब्ल्यूसी की जानकारी भी दे देते हैं वो भी सूत्री होते हैं। वो तो राहुल गांधी खुद, राहुल गांधी ने खुद बोला था तो ये सीडब्ल्यूसी की बातें बाहर कैसे चली जाती है सूत्रों के पास, जो सीडब्ल्यूसी में होता था। वो सूत्र भाजपा में चले गए और मैं बिल्कुल तौर से कहती हूँ वो 2 सूत्र उत्तर प्रदेश के नेता थे जो अब इनके पास चले गए, तो इसलिए उनको कोई खबर आप कह रही है कि आपकी सीडब्ल्यूसी को बीजेपी मॉनिटर कर रही थी, आपकी सीडब्ल्यूसी को बीजेपी मॉनिटर कर रही थी। कमाल हो गया ये तो। इसी को कहते हैं सूत्र कपात जुलाहो में लट्ठम लट्ठा, यानी पूरी बात थी। एक तो मुझे समझ नहीं आता, आप ईडी तो चला ही रहे थे, आप सीबीआई भी चला रहे थे, आप देश भी चला रहे हैं, आप सबको देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, रुकिए, अब आप सीडब्ल्यूसी को भी चला रहे हैं भैया। एक मिनट मैं बताता हूं। लेकिन ना अमीश जी ये तिरंगे को लेकर आरएसएस की चीजों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। दोनों में से किसी से सवाल नहीं पूछा हुआ आरएसएस ऐसा क्यों कहती है कि हमारा तिरंगा देश के लिए अशुभ है। इस बात पे भी वो सवाल पूछेगा कि आरएसएस का आप जो पूछिए ना, आप है हैं कि देश का झंडा अशुभ है, क्या आज भी मोदी जी और आरएसएस मैं अगले 2 सवाल लेने वाला हूं, हाथ खड़ा करिए। जी 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 देखिए एजेंसी, अच्छा पहले बोल रहे हैं, आप बोलिए प्रोफेसर आगे। देखिए इस देश का विपक्ष भी ये अच्छी तरीके से जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। सिर्फ और सिर्फ इटालियन नेशनल कांग्रेस से प्रेरित समाज और समुदाय और पार्टी कर सकती है। अब मैं उन्हीं से सवाल पूछ दूं कि ऐसी कौन सी अखाड़े की पहलवानी थी भाई जहां पर 4000 करोड़ की संपत्ति खड़ी हो जाती है। अखिलेश यादव के पास कहां से इतना से अकूत पैसा आ गया है भाई? कौन सा इतना, ये आरएसएस के मुख्यालय से लेकर आए, कौन सा तो अखिलेश यादव नाम ले रहे हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस चलता है जिनमें इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास होती है, महल आकर के खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे जगहों पर यदि जहां पे 16,000 गुना मुनाफा अमित शाह साहब के सुपुत्र कमाते हैं और उसके बाद उनको बीसीसीआई की कमान दी जाती है, लेकिन कोई ईडी सीबीआई पूछती नहीं। देखिए मैंने बीच में बोला नहीं तो मेरा समय 122 करोड़ तो आपने अरे राधिका जी मैंने 16,000 करोड़ कमाने का तरीका इस देश के युवा को बता दीजिए, उनका भी भविष्य सवाल देश के युवा के पास ही चलता हूँ, सवाल नहीं जी 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 जी। देखिए जिस चीज के लिए, सुनिए, जिस चीज के लिए अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई, किसको सिफारिश की गई थी? ये मैं मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी को पत्र लिखा। कौन से चौके मैंने कांग्रेस की बड़ी सेवा की है। आप मैडम वही चौके और चक्के जो राजीव शुक्ला और शरद पवार मार रहे हैं। जी मेरा सवाल सभी पार्टियों के लिए है। मेरा सवाल ये, तिरंगा सारी पार्टियों का है, फिर क्यों उसे राजनीतिक दल के यात्रा पे यूज किया जाता है कि ये कहा जाता है कि वो लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा क्यों? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका सवाल आप ही में जी। हाँ बिल्कुल एक बात बताइए, मैं ये आपसे सवाल पूछता हूं, आपने क्या, कांग्रेस कह रही है कि तिरंगा यात्रा को आपने अपनी यात्रा बना लिया है, क्या आपको लगता है कि आप राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? नहीं, अब मैं बताता हूं, याद करिए ये सीए के प्रदर्शनकारी भी तो तिरंगा लेके चल रहे थे, चला रहे थे कि नहीं, पर काहे नहीं जनता ने माना कि वो राष्ट्रवादी है। अब मैं आपको बताता हूं, राष्ट्रवाद के प्रतीक जो होते हैं यदि उन पर राजनीति शुरू हो जाए तो आप उन पर से अपना अधिकार खो देते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये बताइए वंदे मातरम आज ब्रांडेड मान लिया गया है ना संघ परिवार भाजपा के साथ, दूसरी पार्टियों को नहीं लगता, जबकि हकीकत क्या है? वंदे मातरम सबसे पहले कहां गया था? कांग्रेस के 1895 के कलकत्ता के अधिवेशन में, और उसकी सदारत यानी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। और 15 अगस्त 1947 की रात, जब तक जनगण मन इस देश का राष्ट्रगान नहीं बना था, 14-15 अगस्त की रात, जिसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की वो फेमस स्पीच नेहरू जी की संविधान सभा की बैठक कैसे शुरू हुई थी? वंदे मातरम गाकर शुरू हुई थी। और आज भी संसद के सारे अधिवेशन वंदे मातरम जो शुरू होते हैं, मगर इन्होंने वंदे मातरम को राजनीतिक कह के कैसा कर दिया कि आज माहौल ये बन गया जैसे वो भाजपा का है, वो देश का है मगर वो भाजपा का। लेकिन मेरा सवाल अब बाकी दोनों पॉलिटिकल पार्टी से है जो यहां पर है, मैं जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या तिरंगे की तस्वीर सीधे तौर पर नहीं लगाई जा सकती थी बिना पंडित नेहरू के? मेरा सवाल बहुत सीधा है।
क्यों नहीं लगाई जा सकती? क्या इनके जो विचारधारा के मुखिया हैं वो अभी तक क्यों मुखिया साहब ने अपनी इन्होंने तस्वीर क्या क्यों लगाई नहीं किसी के साथ? इन्होंने तिरंगे की तस्वीर लगाई। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा आरएसएस से कुछ लेना देना नहीं है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी कभी भी तिरंगा RSS से महत्वपूर्ण प्रचारक है, नहीं रहे। तिरंगा क्या मोदी जी महत्वपूर्ण कभी है, RSS पंडित के नेहरू प्रचारक महत्वपूर्ण नहीं रहे? क्या मोदी ये जी क्या कभी कर रहे हो RSS कांग्रेस के पार्टी से? प्रचारक नहीं रहे? अरे क्या मोदी जी कभी RSS के प्रचारक थे या नहीं थे? इसमें क्या तो शक है? क्यों मोहन भागवत जी आज झंडे की तस्वीर हमारे देश के तिरंगे की तस्वीर नहीं लगाते? अमीश जी, इस देश की स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने जान गंवाई, लाखों लोगों ने अपना त्याग और बलिदान किया। बिल्कुल दिया। उसमें नहीं, मैं आपको जानकारी नहीं है इतिहास का, इसलिए मैं आई एम सॉरी। इतिहास के बारे में सुन बताइए, लीजिए, बताइए आप क्विट लोगों इंडिया को प्लीज तिरंगा प्लीज क्यों सुन नहीं लीजिए प्लीज पढ़ के प्लीज बताया था देखिए आपके सुनिए, मुखपात्र का? जो बताइए, क्विट इंडिया उस मूवमेंट, इतिहास पे। कौन था? जरा कांग्रेस सुनिए, संस्थापक का नाम अरे मैं तो इन्हीं से पूछ रहा समझ में आ जाएगी। हूँ। जिस क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर के बात कीजिए है, भाजपा के भी अरे बड़ा चुपता है भाई। अगर मैं आरएसएस के ऊपर सवाल पूछती हूँ और आप कहते हैं अच्छा, कांग्रेस के पहले 5 अध्यक्षों के नाम बताइए। आप बताइए, आपने झंडा क्यों नहीं लहराया? क्यों पहले RSS के मैं झंडा नहीं सीधा लहराया? अब मैं राजपुर वाली, क्योंकि तिरंगे के ऊपर नेहरू ने अंग्रेजों के झंडे के नीचे शपथ क्यों ली? पहले बोलिए। अरे भाई, अंग्रेजों के झंडे के नीचे शपथ। जी सवाल एक आएगा, ठीक है राजकुमार भाटी, एक सेकंड मैडम राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है ये सवाल मैं होना मेरी एक सेकंड, ये जिम्मेदारी से सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या तिरंगे को लेकर पॉलिटिक्स अवॉइड हो सकती थी? इसमें भाजपा का तिरंगा, सपा का तिरंगा, कांग्रेस का तिरंगा, तिरंगा तो एक ही है। तिरंगे का सबको हृदय से सम्मान करना चाहिए और सबको स्वीकार करना चाहिए और सबको लगाना चाहिए जो आदेश है और जो अपने मन से लगाना चाहिए। लेकिन जो गुड़िया ने एक सवाल पूछा कि तिरंगे को लेकर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तिरंगे का इस्तेमाल क्यों करते हो, इनकी पार्टी तो अभी तो ये बता रहे थे सुधांशु जी, कठुआ में एक बेटी के साथ रेप हुआ, उन रेपिस्टों के समर्थन में तिरंगा लेकर सड़क पे आ गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तिरंगा लेकर रेपिस्टों के समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे और वहां पे झारखंड में एक वो हुई मॉब लिंचिंग हुई, वहां तिरंगे का इस्तेमाल कर रहे थे। तो तिरंगे का दुरुपयोग तो भारतीय जनता पार्टी करती है और नहीं होना चाहिए। जी एक मिनट राजनीति के बाद देता हूं। देखिए, खाली तिरंगा हो उसमें राजनीति है या तिरंगे के साथ कोई नेता हो उसमें राजनीति? ये इसमें और वह नेता, सुनिए एक एक करके मैं 3 लोगों और खाली सुनिए, तिरंगा एक या लाइन उसके साथ कोई नेता होना चाहिए? नहीं कोई अपना हाथ खड़ा कर, खाली तिरंगा। अच्छा, और सुनिए, खाली तिरंगा होना चाहिए। अगर आपके तिरंगे पे एक नेता की भी फोटो चलेगा? हम बचपन से इसको जानते हैं, किसी नेता को नहीं। नेता खड़े होके बोले। नेता हर साल चेंज होगा, 5 साल में चेंज होगा, तिरंगा हमारा चेंज नहीं होगा। ये नेशनलिटी है हमारी। तिरंगा हमारे देश की शान है, वो कोई सियासत का टॉपिक नहीं है जिसको कि हम लोग अपने फायदे के लिए उसको यूज करें। जी अच्छा पॉइंट है आपका। जी आप क्या कहना चाहती है? सर, तिरंगे को अगर हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शहीदों की बेइज्जती करने जैसा बात हो रही है, क्योंकि आजादी का अमृत काल चल रहा है। इस टाइम पे हम अपने आप तिरंगे की फोटो नेता के साथ देखना चाहते हैं? सिर्फ तिरंगा? सिर्फ तिरंगा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये है तो हम हैं, अगर ये नहीं है तो हमारे भी कोई वजूद नहीं है दुनिया में। जी हाँ देखिए, मैं एक बात जी एक पॉइंट, एक देखिए पब्लिक की तरफ से ओपिनियन निकल के आ रही है। नहीं, मगर फिर भी नेता होना क्यों जरूरी था कांग्रेस के लिए? नेहरू जी का होना क्यों जरूरी था? क्योंकि वो एक प्रेरणा देते हैं। क्या प्रेरणा देते हैं? वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में बनी कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित किया था। हम लोग कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इनका है कि तेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। फिर इंदिरा गांधी जी ने भी अपने को भारत रत्न समर्पित किया था अपनी बनाई कमेटी से। फिर वो उससे एक स्टेप आगे गई थी, उन्होंने इंडिया इज इंदिरा कह दिया था। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए जब आए तो आज अगर राहुल जी ने और इन्होंने सोनिया जी ने नेशनल हेराल्ड जो नेहरू जी के द्वारा स्थापित था, घर का मामला था, आपने ले लिया संपत्ति, उसमें क्या फर्क पड़ता, सब तो घरे का है। वो प्रेरणा तो दिखाई पड़ रही ना सुधांशु जी, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था। वही तो मैं कह रहा हूं ना, पंडित नेहरू के साथ आप तिरंगा लगाते हैं, आप तिरंगा ज्यादा महत्वपूर्ण है आजादी के अमृत काल के अंदर। मेरी राय के अंदर आजादी के इस अमृत काल में हमें विक्रम साराभाई को याद करना चाहिए। आजादी के इस अमृत काल में हमें अब्दुल कलाम को याद करना चाहिए। नहीं, आजादी के इस अमृत काल में डॉक्टर कलाम, मैंने बोला डॉक्टर अब्दुल कलाम को याद करना चाहिए। आजादी के इस अमृत काल के अंदर हमें नाम्बी नारायण जैसे रॉकेट साइंटिस्ट को याद करना चाहिए। आजादी के इस अमृत काल के अंदर
हमें विक्रम बत्रा, शहीद विक्रम बत्रा को याद करना चाहिए। आजादी के इस अमृत काल के अंदर नहीं, हमें इन सबको याद करना चाहिए। लेकिन आजादी के इस अमृत काल में तिरंगे के ऊपर भी आप नेता की फोटो देखना चाहते हैं, क्यों? मैं जवाब दूं। अमीश जी, आप हिंदू हैं? सवाल है। मैं भारतीय हूं पहले हूं, फिर मैं हिंदू। अब आप हिंदू हैं? ठीक है, मैं फिर बोलूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये भी हिंदू हैं, मैं भी हूँ, ये भी हैं, वो भी हैं। मैं जनता से नहीं पूछूंगी क्योंकि मैं मानती हूँ हिंदुत्ववादी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए जनता से नहीं पूछूंगी कि हाथ ऊपर करें, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारा धर्म हमारा निजी मामला है। लेकिन मैं फिर ये बात दोहराऊंगी कि एक मिनट चुप रहिए रागी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। बहुत बार आपने बोली है भाई, अगर ये बार-बार बहुत बार बोली है, आपने खुद ही शुरू कर दिया ये। सुनिए, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा और ना ही राष्ट्रीय तिरंगे को अपनाया जा सकेगा। ये किसके शब्द थे? ये तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं जैसे कहते हैं, और आरएसएस के बारे में इनको सब पता है। जब आरएसएस की ये सोच है, क्या ये भी मानते हैं यही बात? क्योंकि ये आरएसएस के ही वंशज है। 10 सेकंड दिए, आखिरी दौर, आखिरी 2 मिनट 10 सेकंड। अरे वो तो उन पार्टी के साथ थे, सत्ता के साथ जुड़े हुए रहते हैं। कि नहीं मानते? आज भी झंडे नहीं फहराते हैं अपने। अच्छा, चलिए बड़ी देखिए अब मेरा निवेदन है, और जो देश के युवा हैं वो भी इस बात को साथ देंगे। मेरी आपका साथ चाहिए भैया, मुझे मिलेगा जी। देखिए, अब बड़ी नेगेटिव बातें हो गई, ये हो गया कि ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। आजादी का ये अमृत काल है, इतना सियासी विषय हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, आजादी के इस अमृत काल में, आजादी के इस अमृत काल में आपको एक दूसरे की तारीफ करनी है 30-30 सेकंड। एक दूसरे की तारीफ करनी है 30-30 सेकंड। अगर आप करने को तैयार हैं तो आपको एक दूसरे की पार्टी की तारीफ करनी है भैया। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं इसको शुरू करता हूं। मुझे लगता है कि आजादी के इस अमृत काल में यह अमृत निकल के आना चाहिए। शुरुआत में करता हूं, राजकुमार भाटी ने खुद हाथ खड़ा करा, जोरदार तालियां इनके लिए। पहली बात तो मैं ये एक वाक्य बोल के केवल के ये इस भारत की मिट्टी की ताकत है कि हम में कितने ही मतभेद, सही वैचारिक मतभेद हों, हम आपस में बहस भी कर रहे हैं, लेकिन जब देश पे आ बनती है तो हम सब एक हो जाते हैं और एक होकर लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। आपने कहा प्रशंसा करनी है, मैं भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा। माननीय मोदी जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि वो 50 साल तक तिरंगे को नहीं मानते थे, लेकिन आज उन्होंने तिरंगा स्वीकार कर लिया, इसके लिए उनकी प्रशंसा करूंगा। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, आपको कांग्रेस की तारीफ करनी है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, हमने 75 साल में एक लंबी यात्रा तय की है, परंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो अटल जी की वह कविता कह के मैं बात समाप्त करता हूं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का अस्त्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। राधिका खेड़ा, मैं मोदी जी की प्रशंसा करना चाहूंगी क्योंकि किस तरीके उन्होंने से बोला, उन्होंने भी आहुति दी है देश के भागीदारी के अंदर। मैं मोदी जी की प्रशंसा करना चाहूंगी किस तरीके से जो इनके लीडर अटल जी की कविता सुनाई, तो अटल जी के नाम ना ले कैसे रह जाएगा। अटल जी ने जिस चीज का विरोध किया उसी चीज को मोदी जी ने अपना सबसे मजबूत हथियार बनाया और करोड़ों युवाओं तक और बच्चों तक पहुंचते हैं अपनी बात। और मैं ये आज आपके माध्यम से, और आज अमृतकाल महोत्सव जब मनाया जा रहा है, मैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि आप जिस तरीके से सभी बच्चों से, सभी युवाओं से अपनी मन की बात करते हैं और इस अच्छे तरीके से आईटी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से देश के आगे आके बोले कि हम सब साथ मिलकर रहें। मन की बात करते हैं वो अच्छी बात है, अच्छी पॉजिटिव बात। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, हम सब साथ मिलकर रहें। हमें इस अमृत मुश्किल हो रहा है बोलना थोड़ा। नहीं, कोई मुश्किल नहीं हो रहा है। ये अमृत काल हम आज़ादी का मना रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि सारी पार्टियां अपने अपने नेता के प्रति निष्ठा न होकर के, अपने एक परिवार के प्रति निष्ठावान न होकर के, इस राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निष्ठावान हो, माँ भारती के प्रति निष्ठावान हो, तो इस भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। जब आप एक परिवार के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करेंगे और परिवार के लिए साथ में, मैंने तारीफ ही किया है, ये तारीफी प्रशंसा ही कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस और हमारे समाजवादी मित्र हैं, एक परिवार के प्रति निष्ठा न व्यक्त करके इस राष्ट्र के प्रति निष्ठा व्यक्त करें, झंडे के प्रति और हमारे लोकतंत्र के प्रति करें जी, तो शायद जी आपकी तारीफ थोड़ी डिफरेंट थी, मैं ये कहना चाहूंगा। लेकिन फिर भी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आजादी के अमृत काल में मैं चाहता हूं कि 2-3 लोग कुछ बोले, उनको क्या लगता है इस देश के बारे में, अपना हाथ खड़ा करें और अपनी बात को रखें। बोलो, क्या कहना चाहते हो? जैसे कि मैं जानता हूं कि आजादी का अमृत काल है, तो अपनी बात रखिए, सवाल नहीं।
ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आज जाके लोग सारे अपनी प्रोफाइल में तिरंगा लगाएं। अपने प्रोफाइल में तिरंगा लगाए। चलिए, आप सबने लगा लिया है? जी जी जी। जो हर चीज में पॉलिटिक्स खड़े होके पूछे। जो हर चीज में पॉलिटिक्स करते हैं ना, वो पॉलिटिक्स को छोड़ के ना ये अमृत महोत्सव अच्छे से बनाए। एक बात माननी पड़ेगी, बीते कुछ वर्षों के अंदर हमने ये जरूर देखा है कि अगर नरेंद्र मोदी कुछ आह्वान करते हैं तो पब्लिक उसको सुनती जरूर है, उसको सुनती